प्यारे विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे नीट 2020 की। पिछली दो क्लासेस में मैंने नीट के फिज़िक्स से रिलेटेड उन प्रश्नों की आपसे चर्चा की थी जो कक्षा 11 से संबंधित थे। आज मैं चाह रहा हूँ बात करने की कक्षा 12 से रिलेटेड जो नीट में फिज़िक्स के जो प्रश्न आए थे उनके हल और उनके लेवल पे आपसे बात करना चाहूँगा। कंपेरेटिव यदि अपन देखें तो दोनों क्लासेस का जो वेटेज है वो लगभग समान ही होता है और प्रश्नों के लेवल भी लगभग समान ही होते हैं। कक्षा 12 अभी जिन्होंने 12वीं में पढ़ते हुए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनके लिए 12th के जो प्रश्न हैं वो थोड़े आसान उनको लगे होंगे, क्योंकि उन्होंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और उसके ठीक बाद में ये नीट का भी एग्ज़ाम दिया होगा। 11th एक साल पहले उन्होंने पढ़ी हुई होने से उनसे 11th के प्रश्न उतने अच्छे से नहीं हो पाए होंगे, लेकिन जो रिपीटर्स थे जिन्होंने ड्रॉप किया था उन्होंने 11th और 12th दोनों अच्छे से पढ़ करके परीक्षा दी होगी। तो आज अपन बात करेंगे कक्षा 12th से रिलेटेड नीट में पूछे गए प्रश्नों के हल और उनके लेवल को लेके। 12th में पूछा गया सबसे पहला जो प्रश्न है 12th से रिलेटेड ऐप सीरीज में 137 प्रश्न संख्या। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सवाल आया कि किसी पीएन संधि डायोड में अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई में वृद्धि का कारण है। जो अवक्षय परत, अब ये जिसने भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट पढ़ा है उसको ये मालूम होगा कि अवक्षय परत क्या होती है। कि जो पीएन संधि होती है, पीएन संधि में डायोड जो होगा उसमें ये पी ये एन, इसमें एक ऐसा संधि के आसपास क्षेत्र होता है जिसमें कोई आवेश वाहक नहीं होते। आवेश वाहक रहित एक एरिया जिसमें आयन तो होते हैं लेकिन आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होल नहीं होते, उसको अवक्षय परत कहते हैं, आप जानते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती है। आपने यदि किताब पढ़ी है ना, डायोड के बायसीकरण अग्रबायस और पश्चबायस यदि पढ़े हैं तो आपको उसमें जानकारी हुई होगी कि अग्रबायस में क्या होता है कि जो अवक्षय परत है इसकी चौड़ाई घटने लगती है और पश्चबायस में चौड़ाई बढ़ने लगती है। ये अग्रबायस और पश्चबायस के जो विशेषताएं हैं उनमें बहुत स्टार्टिंग में ये बात लिखी हुई है। तो पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत क्षेत्र की चौड़ाई में वृद्धि होती है। इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लेक्शन लेयर रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, किसके कारण होती है? अग्र और पश्च दोनों में, अग्रदिशिक धारावृत्ति में केवल अग्रदिश में, केवल पश्च दिश में, यानी पश्च बायस में जो है अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती है। सीधा एक तथ्य आधारित प्रश्न हो गया। फिर कि कोई एलसीआर परिपथ, एलसीआर श्रेणी परिपथ है, एलसीआर परिपथ एसी में आपने पढ़ा होगा, किसी एसी वोल्टेज से संयोजित है, एसी सोर्स उससे जोड़ा गया है। जब एल को हटा दिया जाता है, एल मीन्स प्रेरक हटा दिया जाता है, तो धारा और वोल्टता के मध्य π/3 की फेज डिफरेंस, प्रश्न संख्या 139। एलसीआर में से एल को हटाया तो धारा और विभवांतर के मध्य π/3 का कालांतर उत्पन्न होता है। दूसरी बार क्या करते हैं कि यदि इसके स्थान पर L को बनाए रखें और C को हटाते हैं तो कालांतर π/3 रहता है, यानी L हटाते हैं तो कालांतर π/3 होता है, C को हटाते हैं तब भी कालांतर π/3 होता है। तो क्या पूछा है? इस परिपथ का शक्ति गुणांक पूछा है, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक वो क्या होगा। अब आप यहां से समझिए कि प्रेरक तो हटाने पर कालांतर π/3 है और संधारित्र हटाने पर भी π/3 है। इसका अर्थ क्या है? अब देखो, कालांतर के लिए हमारे पास में जो संबंध था tan phi इज इक्वल टू था XL - XC बटे R। कालांतर जब एलसीआर परिपथ का पूर्ण अध्ययन अपन ने किया था तो उसमें कालांतर का जो tan आया था मान वो ये आया था। अब आप देखो जब L हटा दिया आपने तो कालांतर कितना होगा? tan phi 1
एल तो है नहीं, तो क्या आएगा XC/R आएगा। और जब ये C को हटाएंगे तब बनेगा tan phi = XL/R। लेकिन दोनों स्थितियों में कलांतर के मान क्या है, समान है। पहली बार कलांतर कितना आया, π/3, और दूसरी बार भी कितना है, π/3, यानी ये कलांतर tan phi 1 और tan phi 2 आपस में समान है, यानी XC/R और XL/R ये बराबर है। R से R कटेगा तो क्या आएगा, XC/XL। मतलब क्या कि इस LCR परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात समान है। LCR परिपथ की अनुनादी स्थिति को लेकर के अपने विवेचना पड़ी थी कि जब प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात समान होते हैं तो वैद्युत अनुनाद की स्थिति होती है। उस समय आप पावर फैक्टर को अपन कहते हैं cos phi। cos phi का मान क्या था, R/Z। इस तरह से था ना कि इधर तो होता है XR, इधर X और इधर Z होता है, ये phi होता है। तो cos थीटा बराबर आधार/कर्ण। अब आप यहाँ से मान देखें कि XC और XL जब समान होते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात समान होते हैं, तो वैद्युत अनुनाद की स्थिति होती है। उस समय Z का मान R के बराबर होता है, प्रतिबाधा का मान प्रतिरोध के बराबर होता है। इसलिए tan phi शक्ति गुणांक cos phi बराबर R/Z का मान भी R है, शक्ति गुणांक कितना आ जाएगा, 1। तो ये आपको याद भी रह सकता था। फिर आपका 12वीं से रिलेटेड सवाल आया है प्रकाश से संबंधित। यंग की द्विझिरी प्रयोग, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था, उसमें कला समझ स्रोतों के बीच का पृथक्करण आधा और पर्दे से कला संबंध स्रोतों की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी। फ्रिंज चौड़ाई आप कितनी हो जाएगी ये देखना है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्यतिकरण से संबंधित था जो यंग ने प्रयोग किया था। उसमें जो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र था बीटा, प्रश्न संख्या 141, बीटा = λ/d/d। अब क्या कर रहे हो आप, इसमें स्मॉल डी भी चेंज कर रहे हो, कैपिटल डी भी। स्मॉल डी दोनों कला समझ स्रोतों के बीच की दूरी, जिसे तुम क्या करने जा रहे हो कि कला समझ स्रोतों के बीच की दूरी को आधा कर रहे हो और इस दूरी को, स्रोत से पर्दे की जो दूरी है उसको दुगना कर दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, बीटा डैश। प्रकाश वही है, d का मान 2d और स्मॉल d का मान d/2, दो ऊपर जाएगा 4 λ/d/d। क्या हो जाएगा, λ/d/d बीटा है, 4 बीटा। जो फ्रिंज चौड़ाई है वो पहले की 4 गुनी हो जाएगी। ये 4 गुनी इसमें उत्तर है एक। फिर आपके 142 क्या है ये, नीचे दिया गया कौन सा ग्राफ कॉपर के लिए ताप और प्रतिरोधकता के विचरण को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर। प्रतिरोधकता और ताप के मध्य संबंध को दर्शाने वाले ग्राफ कौन सा होगा, किसके लिए, कॉपर। कॉपर मतलब धातु। तो ये 4 ग्राफ दिए हुए हैं इस तरह से, एक तो इस तरह का है, एक ग्राफ इस तरह का है, एक ग्राफ यूं है और एक ग्राफ इस तरह से। ये कह रहा है कि इसमें ताप के साथ में इधर रॉ है इधर टी है, ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता में कमी आती है, नहीं, धातुओं का ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो ये गलत हो जाएगा। अब ये स्टेड नहीं आता, ये जो वृद्धि है ये एक्सपोनेंशियल होती है, चरघातीय, समानुपाती नहीं है, चरघातांकी रूप से समानुपाती है। तो फिर ग्राफ आपका ये है, ये सीधा सा किताब में दिया हुआ है, तो ग्राफ ये आएगा। फिर अब देखो ये सीधे सीधे प्रश्न है, डायरेक्ट यदि किताब आपने पढ़ी है तो उस किताब से सीधा प्रश्न पूछा गया है। 143
50 सेंटीमीटर लंबी किसी परिंदालिका जिसमें 100 फेरे हैं से 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिंदालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया कि परिंदालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है B इज इक्वल टू म्यू 0 स्मॉल n I। म्यू 0 का मान दिया हुआ है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। और ये क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। एकांक लंबाई में कितनी लंबाई में कितने फेरे हैं? 50 सेंटीमीटर में 100 फेरे हैं, तो एकांक लंबाई में कितने होंगे? 100 बटे लंबाई। 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो और धारा कितनी बह रही है इसमें? 2.5 एम्पियर। बस अब इसको सरल करना है। उत्तर आपको जो चाहिए, अब 2.4 ये दशमलव हटा दीजिए, ये इसको कितने बार काटेगा? 5 बार, 5 20। फिर ये 2 0 और लगा दो, पाई इंटू 10 टू द पावर -7। पाई का मान 3.14, 3.14 का 2 से गुणा 6.28 और 10 की घात -7 है, इससे 3 कम हो जाएगी -4। 6.28 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला। 6.28 पाई का मान 6.28, हाँ 6.28 ठीक है। 10 की घात -4 टेस्ला दिया हुआ उत्तर इसमें। 3 नंबर का उत्तर हो जाएगा। मतलब इतने सरल प्रश्न डायरेक्ट फैक्ट बेस बायोलॉजी के होते हैं, उस तरह से फिजिक्स में ही पूछे गए। देहली आवर्ती की 1.5 गुनी आवर्ती का प्रकाश सुग्रही पदार्थ पर आपतन करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित प्रश्न आया कि देहली आवर्ती की 1.5 गुनी आवर्ती का प्रकाश आ रहा है, यानी देहली आवर्ती जिसको न्यू 0 लिखते हैं, जो प्रकाश आ रहा है वो इसका 1.5 गुना है। यदि प्रकाश की आवृत्ति आधी कर दी जाए और तीव्रता 2 गुनी कर दी जाए तो प्रकाश विद्युत धारा कितनी होगी? आवृत्ति आधी कर दी, अभी कितनी है? 1.5 न्यू है। अब नई आवृत्ति कितनी करें उसकी? आधी, मतलब 0.75 न्यू 0। ये आवृत्ति देहली आवृत्ति से क्या हो गई? कम। तीव्रता आपने दुगनी कर दी, भले ही दुगनी कर दी। प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपने पढ़ा है कि जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होती है तब आप तीव्रता कितनी भी बढ़ा लो, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती है, तो विद्युत धारा कितनी होगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होगी ही नहीं। फिर इस प्रश्न से रिलेटेड क्वेश्चन आया है ट्रांजिस्टर के बारे में, प्रश्न संख्या 145। क्या कहता है ये? ट्रांजिस्टर क्रिया के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? फॉर ए ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या है? उत्कृष्ट संधि और संग्राहक संधि दोनों ही अग्रदर्शिक बायसित होती है। ट्रांजिस्टर के अंदर 2 संधियां हैं, EJ और CJ। उत्सर्जक आधार संधि और आधार संग्राहक संधि दोनों अग्रवायसित होते हैं? नहीं। उत्सर्जक आधार संधि अग्रवायस पे होती है और आधार संग्राहक है वो पश्चवायस पे। आधार क्षेत्र बहुत पतला और हल्का डोपिंग होता है। ये इसकी डिज़ाइन के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर ये बात निर्माण में कही गई थी कि ट्रांजिस्टर बनाते समय आधार पे ये ध्यान दिया जाता है कि वो पतला होना चाहिए और उसमें डोपिंग की सांद्रता कम होनी चाहिए। तो ये उत्तर सही लग रहा है। तीसरा दिया है आधार, उत्सर्जक और संग्राहक की डोपन सांद्रताएं समान होती है? नहीं होती है। उत्सर्जक की सांद्रता सबसे ज़्यादा, संग्राहक की थोड़ी उससे कम और आधार की बहुत कम लेते हैं। आधार, उत्सर्जक और संग्राहक के साइज समान होते हैं? नहीं होते हैं। आधार बहुत ही पतला होता है। निम्न में से किसके लिए बोर मॉडल वैध नहीं है? फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड? किसके लिए वैलिड नहीं है? ड्यूट्रॉन के लिए होता है। बोर मॉडल उनके लिए वैलिड होता है जिसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो। ड्यूट्रॉन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन लाइक जिनको बोला गया है। एक द आयनित हीलियम
हीलियम के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक बार आयनित करोगे तो उसके भी एक ही बचेगा। और एक दिया एक द आयनित नियोन परमाणु। नियोन के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन घटा दोगे तो पीछे 7 बचेंगे, तो उसके लिए ये मॉडल लागू नहीं होगा। तो किसके लिए लागू नहीं है? एक द आयनित आपका नियोन। विद्युत चुंबकीय तरंग, अगला प्रश्न है आपका 150। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब सारे प्रश्न इस तरह से, जिसने किताब की थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, इन प्रश्नों को बहुत आराम से कर लेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के घटकों की तीव्रताओं के योगदान का अनुपात। इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एनर्जी बनती है वो विद्युत क्षेत्र से भी बनती है और चुंबकीय क्षेत्र से भी बनती है, लेकिन दोनों का जो योगदान है वो समान होता है। जो एवरेज कंट्रीब्यूशन बाय बोथ, विद्युत क्षेत्र का योगदान ऊर्जा में और चुंबकीय क्षेत्र के योगदान वो समान होते हैं। औसत ऊर्जा घनत्व तो दोनों के आप निकालते हैं तो वो समान आते हैं, तो उनका अनुपात क्या आएगा? 1:1। फिर 151। अब इसमें आपको कोई गणित लगाना ही नहीं था, ज़्यादा चिंतन भी नहीं था। 599 धारणशीलता है ना कि किसी लोहे की छड़ पर 1200 एम्पियर प्रति मीटर तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। एम्पियर प्रति मीटर का मतलब ये एच है, चुंबकन क्षेत्र जिसको कहते हैं ये वही है, एम्पियर प्रति मीटर का लगाया गया। छड़ के पदार्थ की पारगम्यता निकालनी है, चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय पारगम्यता को अपन म्यू कहते हैं। अब आप यहाँ कैसे करेंगे? म्यू इक्वल टू होता है म्यू 0 इंटू म्यू आर। म्यू इक्वल टू म्यू 0 इंटू म्यू आर, और म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस का आई। आई मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति जिसको कहते हैं ना, वो है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी है इसकी? ये यहाँ से 599 है, तो क्या होगा भाई? इसमें एक जोड़ेंगे, है ना, तो 1 + 5 99 600। अब यहाँ से म्यू का मान निकाल सकते हैं। म्यू 0 कितना होता है? 4 पाई × 10⁻⁻7 × 600। ये आपको आंसर पाई के पदों में ही चाहिए। 24 पाई, और 10 की घात कितनी हो जाएगी? -5, या 2.4 पाई × 10⁻⁻4। ये आपका आंसर। अब इसमें ये जो दिया हुआ है एच का मान, उसका इसमें कोई उपयोग नहीं है, केवल यूं ही आपको भ्रमित करने के लिए ये दे दिया गया। किसी अंतरापृष्ठ के लिए ब्रूस्टर कोण का जो मान पूछा गया। अब ब्रूस्टर कोण में ये कि ये जो घटना है ये विरल से सघन में जाने के लिए ब्रूस्टर कोण का सूत्र था म्यू इक्वल टू था 10 IP, 10 IB कह दो, ध्रुवण कोण से रिलेटेड। और म्यू जो है वो सघन माध्यमों के लिए 1 से ज़्यादा होता है, और 1 से ज़्यादा होने के लिए IB, देखो 1045 का मान 1 होता है, 1 से अधिक मान के लिए कोण का मान 45 से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या होगा भाई? IB शुड बी ग्रेटर देन 45, और 90 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपवर्तन क्रिया है। अपवर्तन में आपतन कोण का मान जो है वो 90 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा भाई इसमें कि IB शुड बी ग्रेटर देन 45 बट लेस देन 90। मतलब थोड़ा सा ट्रिक है, बाकी सीधे सीधा प्रश्न आया है। फिर आया है 155, 155। क्या 155? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी गोलीय चालक पर इतने कूलाम का एक समान रूप से वितरित आवेश है। गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। यानी ये एक गोला है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और इसकी सतह पर कोई आवेश है। अब आपको विद्युत क्षेत्र कहाँ निकालना है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर आउटसाइड द स्फीयर,
और गोला चाहे ठोस हो, चाहे खोखला हो, चाहे चालक हो या कुचालक हो, बाहर के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र के समय इसका व्यवहार इस प्रकार होता है जैसे कि आवेश इसके केंद्र पे रखा हो। गोली कोष के लिए कहो, चाहे ठोस चालक गोले के लिए कहो या कुचालक के लिए कहो, इन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की गणना के समय इसका व्यवहार ऐसे होता है जैसे कि आवेश कहाँ है, इसके केंद्र पर बिंदु रूप में है, और बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है kq/r²। बस अब k का मान लिखना है, कूलाम नीयतांक ऐसे पद्धति में 9 × 10⁻9। कितना आवेश इसको दिया आपने? 3.2 × 10⁻⁻7, और दूरी कितनी ली आपने? 15 सेंटीमीटर, मीटर में रखनी है। आप कितना रखोगे इसका मान? 0.15। बस मान रख के गुणा भाग करने थे, उत्तर आपके आ जाता। फिर था 156। यह मानिए कि तारे 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आ रहा है। एक दूरदर्शक जिसके अभिदृश्य का व्यास 2 मीटर है कि विभेदन सीमा, ये उसमें विवर्तन के अंदर आगे विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा के बारे में पढ़ा था। विभेदन सीमा 2 पिंड या उनके प्रतिबिंबों के मध्य न्यूनतम दूरी जब तक वो भेदित दिखाई देते हैं उसे विभेदन सीमा कहते हैं। रेले ने विभेदन सीमा के संबंध में एक संबंध दिया था कि इसका मान होता है दिस 1.22 λ/d। ये डायरेक्ट रिलेशन आया हुआ है, लैम्डा आने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और d उस लेंस का व्यास है। अब यहाँ सीधा मान ही रखना है। कितना है भाई? लैम्डा 600 नैनोमीटर, 600 × 10⁻⁻9 नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट किया हमने? मीटर में। इंटू 1.22/d, व्यास कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। बस इसे मैं इसको काटूं तो 300, 3 का ऐसे गुणा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर 10 की घात कितनी होगी? 9, और 2 जीरो के कारण कम हो जाएगी -7, है ना। ये रेडियन में होती है, कोणीय विभेदन सीमा इसको आप कह सकते हैं। 3 10 + 6 6 गुणा 10 की घात -7 रेडियन। फिर है 157, रेगुलर है, 12वीं से रिलेटेड ही आ रहे हैं। किसी आवेशित कण जिसका 3 × 10 की घात -10 वोल्ट प्रति मीटर की तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग दिया हुआ है, उसकी गतिशीलता या अपवहन वेग जब आपने पढ़ा है तो उसमें अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध लाए थे, तो संबंध में आया था सीधा Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू था μe। म्यू गतिशीलता होती है, तो पूछी क्या है? गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू क्या हुआ? Vd/e। बहुत सिंपल सीधा सूत्र है जिसमें Vd और E के मान रखने हैं। Vd कितना है भाई? 7.5 गुणा 10 की घात -4। पढ़ा होगा उस समय आपने कि अपॉन वेग का मान बहुत ही कम है ना, मिलीमीटर की कोटि का होता है, फिर भी धारा में इसका योगदान काफ़ी प्रभावी होता है। E 3 × 10 की घात -10, 3 दूनी 6 और ये हुआ इंटू 10⁻+6, है ना। ये इसमें मान आ गया आपके सीधा सा, यानी डायरेक्ट प्रश्न आ रहे हैं एक तरह से। फिर है किसी लघु विद्युत द्विध्रुव जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया हुआ है के कारण द्विध्रुव से 60 डिग्री के कोण बनाने वाली रेखा पर 0.6 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान। द्विध्रुव के सामान्य सूत्र, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r थीटा पर विद्युत विभव का सूत्र आपने निकाला था 161 V = kp cos θ/r²। के जानते हो, P दिया हुआ है, P कितना है भाई? 16 ×
10 की घात -9 और थीटा 60 कॉस 60 बटे दूरी कितनी 0.6 मीटर। बस सिंपल गुणा भाग है। कॉस 60 का मान रख करके आप इसको सरल कर सकते हैं। फिर एक सिंपल प्रश्न था, नीचे दिए गए प्रतिरोध का वर्ण कोड दिया हुआ है। मतलब ये 12वीं में बोर्ड के एग्जामों में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि एक कार्बन जो प्रतिरोध होते हैं आप जानते हैं, कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू उस पर लिखी हुई नहीं होती है, लेकिन वैल्यू का निर्धारण कलर से होता है। कलर कोड टेबल का उपयोग करके आप उसको करते हैं। तो कलर दिए हुए हैं कार्बन के उस प्रतिरोध पर 1 2 3 4। पहला है येलो, फिर वायलेट, फिर ब्राउन और फिर गोल्ड। रंगों से हम कुछ जानकारी लेते हैं। वो सारणी तुम्हारे पास में, सारणी याद रखने का तरीका था बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ हैं, इसका था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। पहले रंग का क्या लेना है? अंक। पहला रंग कौन सा? येलो। येलो के लिए कितना है? 4। वॉयलेट के लिए कितना है? 7 47। अब तीसरे का लेना है गुणज। तीसरे का क्या लेना है? गुणज। ये क्या है? ब्लैक, ब्राउन, है ना। ब्राउन के लिए आपको क्या लेना है? 10 की घात 1 और प्लस माइनस ये जो फोर्थ कलर होता है उसकी सहन शक्ति लेनी है। गोल्डन के लिए 5% और सिल्वर के लिए 10%। तो गोल्ड है तो प्लस माइनस 5%। अब उत्तर में, चौथे उत्तर में 10% दी हुई है, 10% वाला तो खत्म हो गया मामला। अब जो 3 दिए हुए हैं उन 3 में से आप देखिए कौन सा मैच करेगा। 470, 10 की घात 1 है ना, तो उसको क्या लिख सकते? 470 प्लस माइनस 5%। उत्तर हो गया। बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। एक सवाल और ले लेते हैं कि एक तर्क परिपथ, एक लॉजिक गेट सर्किट दिया हुआ है, उसकी सत्यमान सारणी कौन सी है? ये भी बोर्ड के एग्जाम का ही जैसा ही प्रश्न है कि भाई ये प्रश्न संख्या 165 ये इस तरह से बने हैं। ये नॉट गेट है, ये नॉर गेट है ना। अब इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ से ए, यहाँ से बी। ये नॉट गेट इसको क्या बनाएगा? ए बार बी बार। और ये क्या है? ये इसको क्या करेगा? जोड़ेगा। जो भी यहाँ आएगा उनको जोड़ता है, जोड़ के उसका उल्टा करता है। ये और नहीं है, और गेट जोड़ने का काम करता है और नॉर गेट जोड़ के उसका उल्टा करेगा। तो क्या होगा भाई? ए बार प्लस बी बार का रिवर्स। अब इसकी सत्यमान सारणी कौन सी मैच करेगी? तो आप इस बना के देखो आप कि ये ए, ये बी, उसके बाद क्या हुआ? ए बार, फिर क्या हुआ? बी बार, फिर क्या हुआ? ए बार और बी बार का जोड़, फिर अंत में क्या होगा? इनकी जोड़ का उल्टा। तो मैं ये क्या ले रहा हूँ? 0 0 1 1। 0 का उल्टा 1, इनका 1 और 1 का जोड़ 1, और इस जोड़ का उल्टा क्या हो जाएगा? 0 1 0 0 1 0 1 का जोड़ 1 और 1 का उल्टा 0 0 1 1 0 1 0 1 1 दोनों 1 1 है तो 0 0 0 0 का जोड़ 0 0 का उल्टा 1। अब ये सत्यता सारणी ये है, ये इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। ये किस में मैच करती है? देखो आप कौन सी है जिसमें ये सिर्फ एक बार 1 आता है? ये तीसरे में। ये याद हो तो ये एक्सक्लूसिव और था। ये कौन सा है? ये इस तरह से इस संकेत से इसको दिखाते हैं। और में भी ये कौन सा? एक्सक्लूसिव और एक्स और, ये वो गेट था तो ये एक्स और बन गया। तो इस तरह से सिंपल ये प्रश्न आपको पूछे गए थे इस बार के नीट के एग्ज़ाम में। और इन एग्ज़ाम्स के इस पैटर्न से स्पष्ट हो रहा है कि बोर्ड जो है, बोर्ड की प्रेस साइट, ये जो एग्ज़ाम कंडक्शन हो रहा है ये इस तरह से हो
कि एक बच्चा 12वीं में पढ़ते हुए, स्कूलिंग करते हुए एग्ज़ाम क्रैक कर सके, उसका सिलेक्शन हो। इस तरह के टेंडेंसी को बढ़ावा देने के लिए, इस तरह की टेंडेंसी से जो लड़के सेलेक्ट हो, इन भावनाओं से अब परीक्षाएं हो रही है। तो पुनः मेरा जो वर्तमान में स्कूल जा रहे बच्चे हैं उनसे यही मैसेज है कि आप स्कूल की जो अपनी किताबें हैं उनको थोरली पढ़ें, प्रैक्टिस पे डायरेक्ट मत जाइए। आप तैरना सीखे ही नहीं है और आप तैरने का अभ्यास करोगे तो क्या होगा? पहले तो जो आपको अभ्यास करना है उस अभ्यास की थ्योरी पढ़ो। थ्योरी जब तक आप नहीं पढ़ोगे, जैसे ट्रांजिस्टर का प्रश्न आया, ट्रांजिस्टर की थ्योरी आप पढ़ते हो, ट्रांजिस्टर है क्या, ट्रांजिस्टर की बनावट कैसी होती है, कैसे बनाया जाता है, ये यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप ये प्रश्न नहीं कर सकते। भले ही आप ट्रांजिस्टर पे आपने एम्पलीफायर वगैरह सब पे बहुत सारे प्रैक्टिस कर दिए हैं, सब धरी रह गई। तो किताब को थोरोली पढ़िए, है ना, उसके बाद में अभ्यास करिए और आपका तो किताब का जो अध्ययन है उससे ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो किताब के महत्व को समझिए, स्कूल जाइए, प्रैक्टिकल कीजिए और कोचिंग से पहले इन चीज़ों को महत्व दीजिए। जय।